हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सबों का वंस अगेन हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगले 3 महीनों के बाद एग्ज़ाम होने वाली है, तो अधिकांश फोकस हमें अधिक से अधिक एमसीक्यू सॉल्व कर कर अपने आप को प्रश्न की जटिलता और प्रश्न करने का तरीका सीखना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए और सीखते रहिए एवरीथिंग अबाउट योर कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत होगी पॉलिटी से। एवरीथिंग विल बी इंग्लिश बट आई वुड एक्सप्लेन इन हिंदी, डोंट वरी। बस आप अपना धैर्य बनाइए, क्वेश्चन सीखिए, हल करने का तरीका भी जानिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव या उनकी पावर को लेकर, किसी भी प्रकार का रेगुलेशन को लेकर, संशोधन को लेकर कार्य करने की शक्ति है। इज इट राइट और रॉन्ग? दूसरा है कि जितने भी प्रकार के डिस्प्यूट होंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट को, उनको हल किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसका विचार जो होगा वो फाइनल होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसका सही जवाब है ए। चलिए, अब क्यों? क्योंकि आपको आर्टिकल 71 की जानकारी होगी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी प्रकार के डिस्प्यूट होंगे, खास करके जो विवाद होंगे, अगर वो राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ा हुआ हो, तो उसका अंतिम जो हल होगा और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा और कहीं नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कोई निर्णय दे, उससे पहले उन सारे मैटर को इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या करना पड़ेगा? उसको रेटिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप सब कुछ कर लेगी। इसके लिए इस मैटर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी देखेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अंतिम जो हल होगा, जो निर्णय होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियाँ मिली है, उनमें से कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, विवेकाधिकार शक्ति है कुछ, ठीक है। वीटो को लेकर शक्तियाँ हैं, अध्यादेश को लेकर शक्तियाँ हैं, लेकिन हमको बात करना है यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर को लेकर, यानी कानून बनाने का क्या क्या ताकत दिया गया राष्ट्रपति को। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट। अगर बिल कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पेंडिंग हो गया हो, किसी भी कारण, पेंडिंग का कारण तो जानते ही हैं, लोकसभा में कोई बिल रखा गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उस बिल को पास होने दिया 6 महीने तक, या यही प्रक्रिया उल्टा भी हो तो क्या राष्ट्रपति मैसेज भेजेगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट को किसी बिल जो पेंडिंग हो, स्थगित हो गया हो? He decide on question as a disqualification of members of the parliament in the constitution with the prime minister. Sorry, in consultation with prime minister. Is it right? क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करता है? ऐसा है क्या? वही प्राइम मिनिस्टर से पूछकर, सलाह लेकर। बात अगर पुडुचेरी की करें तो प्रेसिडेंट को कुछ स्पेशल रेगुलेशन दिया गया है, लेजिस्लेटिव पावर, ताकि वो उस सस्पेंस, मतलब बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिजोल्व, लेकिन तभी जब वो असेंबली सस्पेंड हो या डिजोल्व कर दिया गया, तब पुडुचेरी को लेकर उसमें कानून बनने का अधिकार है। तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट, प्रेसिडेंट के पास पावर तो है और इस पावर को यूटिलाइज भी करता है,
लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप सोचिए, पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति करती है प्राइम मिनिस्टर से पूछकर, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन 3 आधार पे होता है ना भाई। एक तो आर्टिकल 102 खुद कहता है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी है, इसके अलावा 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल कानून है उसके तहत अब किसके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन? अगर प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट क्या डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लेजिस्लेटिव पावर है। सोचिए सोचिए। चलिए, इसका उत्तर सही जवाब है ओनली और ओनली बी, 1 एंड 3। देखिए, प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल हिस्सा होता है पार्लियामेंट का, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य ना होते हुए भी, मतलब उसको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, मतलब उसकी योग्यता उसके पास होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, लेकिन वो ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, ना तो ये लोकसभा का सदस्य होता है, बल्कि वो संसद का एक अभिन्न हिस्सा होता है और वो सारे पावर उसको मिलते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ पावर की बात करें, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर, जैसे कि ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट या अदरवाइज। तो समन तो भेजता ही है राष्ट्रपति पार्लियामेंट को बीच बीच में। ही डिसाइड ऑन क्वेश्चन टू एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, नॉट प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर पे ही डिस्क्वालिफिकेशन लग जाए तो पूरी का पूरा मंत्री परिषद भंग नहीं हो जाएगा? तो फिर प्राइम मिनिस्टर से क्यों पूछेंगे? यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसलिए कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए कि प्रेसिडेंट को जो पावर दिया गया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट नहीं, और इसके अलावा बोलिए बोलिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जब मामला होता है तो उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सिर्फ पावर है वो भी 10वीं अनुसूची के संबंध में। ठीक है, दल बदल अगर कोई कानून हो, उसके कारण अगर कोई व्यक्ति या कोई सदस्य की अयोग्यता रद्द करनी हो, सदस्यता रद्द करनी हो, तब उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल होता है, लेकिन यहाँ पर तो प्रेसिडेंट का रोल है। चलिए बात करते हैं। तो मैंने बहुत कुछ बताया आपको, अब ध्यान रखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन 3 आधार पे होता है, 3 बेस है कम से कम। एक तो आर्टिकल 102 जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, केंद्र में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करता है। ठीक है, उसी तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें कुछ प्रावधान है, उसमें भी पावर राष्ट्रपति को ही दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसमें रोल निभाता है। और साथ साथ याद रखिएगा, दल बदल अधिनियम जो है उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन ये राष्ट्रपति नहीं, ये करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, तो वो तो न्यायिक पद हो गया। He decide on question as to disqualification of members of parliament in consultation with election commission। ध्यान रहे, कंसल्टेशन अनिवार्य है और उसका जो निर्णय होगा इलेक्शन कमीशन का वो अंतिम और बाध्यकारी होगा। He can make regulation for peace, progress, good government of Andaman Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli, Andaman Daman Diu. In the case of Puducherry also, the president can legislate by making a regulation, but only when the assembly is suspended or dissolved। पुडुचेरी और दिल्ली को लेकर आपको ध्यान रखना है कि वो तब कुछ भी ऑर्डिनेंस जारी करेगा या किसी भी कानून को बनाने की बात छेड़ेगा जब असेंबली सस्पेंड हो या डिजॉल्व हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये जो है ना हस्तक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। No demand for grant can be made except on the recommendation of the president। ये जो डिमांड ऑफ ग्रांट जो होता है, उसकी जो मांग होती है, वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही हो सकता है क्या? द प्रेसिडेंट हैज द वीटो पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। क्या प्रेसिडेंट को वीटो पावर है ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट? द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव veto power with respect to state legislation, which of the above is correct। सिंपल क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट तो बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि वीटो पावर राष्ट्रपति को ना हो, वो स्टेट लेजिस्लेशन को लेकर, ऐसा तो अजीब लग रहा है। चलिए 3-3 खत्म कीजिए और आंसर 1 में बी के साथ जाइए, 1 और 2, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है
ओवर द बिल्स जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, वो चाहे तो बिल को रोक सकता है या तो एसेंट दे सकता है। एसेंट दे दे तो कानून बन जाएगा, और एसेंट ना दे तो फिर वो कानून रद्द हो जाएगा। लेकिन कुछ मामले आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि धन विधेयक को लेकर हो, उस पर राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। हाँ, विरोध कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। उसी तरह संविधान संशोधन को लेकर हो, उसमें राष्ट्रपति के पास कुछ पावर नहीं होता है, वो तो होल्ड भी नहीं कर सकता उसको। प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो। और आपको पता होगा राज्यपाल को क्यों नियुक्त किया गया है। राज्यपाल को इसलिए नियुक्त किया गया है ताकि वो केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु का भूमिका निभाए। और राज्यपाल को इतना पावर दिया गया, इतना विवेकाधिकार दिया गया है कि वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपने विचार को, अगर वो हाई कोर्ट के मामले को, अगर ये डीपीएसपी के मामले को लेकर हो और उसमें किसी प्रकार का मतलब हो सकता है संभावना टच कर रहा हो उसको, तो वो तो देखेगा ही। इसके अलावा वो किसी भी बिल को एक्सेप्ट धन बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, रिजर्व रख सकता है। तो ए बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर can become act only if it receives the assent of the governor or the president in the case the bill is reserved for the consideration of the president। अगर उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया गया है तो राज्यपाल की यहाँ भूमिका खत्म हो जाती है। अब भूमिका राष्ट्रपति की होती है कि उस बिल पर अपना वीटो लगाए ना लगाए, बिल को एसेंट दे ना दे, विदहोल्ड कर ले, सब कुछ राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वीटो पावर नहीं है। Next question. Consider the following statement. All high courts in India have a territorial jurisdiction confined to a single state। जितने भी हाई कोर्ट है भारत में, उनका अपना एक ही टेरिटोरियल जुडिक्शन होता है, वो भी केवल उसी राज्य को लेकर। ऐसा है क्या? क्या दो या दो से अधिक टेरिटोरियल स्टेट हो नहीं सकता है एक ही हाई कोर्ट के लिए? ये सोचिए, उसको उल्टा तरीके से सोचिए, तब हल कर पाइएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसको अज्यूम कर लिया गया था। मतलब देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, वो क्रिमिनल मैटर को जब हल करेगा तो वो ऑटोमेटिक सेशन कोर्ट कहलाएगा। ऐसा है क्या? इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट तो आपने खोज लिया होगा, बहुत ईजी से मैंने एक्सप्लेन हिंदी में कर दिया इतना अच्छा से पहले, यही है। तो जितने भी हाई कोर्ट है भारत में, कितने हाई कोर्ट है पता है आपको? 25 या 24, लिख के भेजिए मुझे। ऑल हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव अ टेरिटोरियल जुडिक्शन नॉट कन्फाइंड टू ए सिंगल स्टेट। केवल एक स्टेट के लिए कन्फाइंड नहीं किया गया है। किसी किसी हाई कोर्ट को तो दो से अधिक स्टेट की जुडिक्शन संभालने का अधिकार है, जैसे कि यूटी जुडिक्शन वुड कम अंडर द डिफरेंट स्टेट्स हाई कोर्ट, आपको पता होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ सेशन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन भी कहलाता है। कब? शर्त यह है अगर उसका जो जुडिक्शन है वो क्रिमिनल मैटर्स को डील कर रहा हो अंडर द सीआरपीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कंपल्सरी प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1992 में, जिस बात को महात्मा गांधी शुरू से कह रहे थे कि पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए, केंद्र को कमजोर किया जाए, केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा तो तानाशाही हो जाएगी, राज्य की क्या भूमिका है, राज्यों को कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो पार्लियामेंट है, ये जो संसद है, वो तो एक तरह से गॉसिप करने का एक अड्डा है। ये तो बेसिया से भी गरी गुजरी अवस्था है हमारे देश की, कि सारा पावर केंद्र से जाए। महात्मा गांधी का ऐसा विचार था। स्वराज किस कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और भी ढेर सारी समितियां इस पर बनी। अब 4-5 समितियां हैं। एक बार यूपीएससी ने पूछ भी लिया था कि ये समितियां, इनमें से कौन समितियां जो है वो पंचायती राज को डील नहीं करती है। तो आपको याद रखना होगा, एक तो बलवंत राय मेहता, सबसे पहले बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ठीक है, मुंशी कमीशन, ये कुछ है क्या? आप ध्यान, मुझे भी नहीं आ रहा है शायद। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, फोकस देखिए। फिक्सिंग ऑफ टेनर ऑफ 5 ईयर ऑफ पंचायत फॉर एट ऑल लेवल्स एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शन विद इन द 6 मंथ इन द इवेंट ऑफ सप्रेशन ऑफ एनी पंचायत। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया गया तो उसमें कुछ विषय को, कुछ मतलब कार्य को अनिवार्य कर दिया गया, कुछ गैर अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य कार्य में जैसे कि आपको समझना पड़ेगा कि हर 5 साल में चुनाव हो जाना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, राज्य चुनाव आयोग का गठन होना चाहिए,
मेंबर का जो सदस्यों का चयन होता है वो 21 साल से पहले नहीं हो सकता है, कि 18 साल से, 21 साल से, ठीक है, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए उम्र। 1/3 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होना चाहिए। ST SC को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है ना अनिवार्य है, ये होना ही है। अगर बाय द वे 5 साल से पहले सरकार, अगर पंचायत की सरकार या फिर तीन प्रकार जो 3 टियर का जो चुनाव होता है, वो तीनों का तीनों जो डायरेक्ट चुनाव होता है, उसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है जिसकी उम्र 18 या 18 वर्ष से ज़्यादा होती है। अगर अगर बाय द वे 5 साल से पहले गिर गया तो उसमें हर हाल में 6 महीने से चुनाव पहले करवा लेना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। हाँ, अगर कार्यकाल ही 6 महीने से कम बचा है या 6 महीना बचा है तो कोई जरूरत नहीं है। ये सब निश्चित, ये सब मतलब अनिवार्य है। अब बात करते हैं फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। ऑफकोर्स पहला स्टेटमेंट सोच लीजिए, अब मैंने तो बहुत हिंदी बता दिया, बहुत चीज़ बता दिया। ग्रांटिंग फिनेंशियल पावर टू दी पंचायत टू लेवी, कलेक्ट, अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटी, टोल्स एंड फीस। तो क्या ये पावर अनिवार्य है? क्या उनको ग्रांट किया गया है पावर पंचायत को कि वो टैक्स लगाए, इकट्ठा करे, ड्यूटी ले, टोल्स फी सब उठा ले? Granting powers the authority to panchayat to enable them to function as an institution of self government। पंचायत को इतना पावर दिया गया, इनेबल किया गया है कि वो एक सौ सरकार के रूप में काम करे। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वुमेन इन पंचायत एट ऑल लेवल्स, ऑल 3 लेवल्स। ये तो आपको मैंने बताया, पकड़ पाए तो ठीक है। चलिए, इसका आंसर तो बिल्कुल हल्का है, 1 और 4। बाकी सब वो तो राज्य विधानसभा पे डिपेंडेंट है कि वो कितना पावर दे रही है, वरना ऐसी दुर्दशा। अभी हम लोग जिस कंसेप्ट से 73 और 74 संविधान संशोधन करके एक मतलब सुंदर भारत का निर्माण करने की कल्पना कर रहे थे, विकेंद्रीकरण शासन की बात कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक पहुंचा है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी फंक्शनरी और कार्यविधि जो होती हैं, अभी भी लाल फीताशाही, अभी भी नौकरशाही, अभी भी पित्रात्मक सोच कहीं ना कहीं हावी है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो है राज्य की, कि क्या वो राज्य चाहते हैं कि उनका पावर धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होके लोकल बॉडी के पास चले जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो लोकल बॉडी बेहतर काम करे, तो फिर उसको चुनाव में जितवाएगा कौन? चुनावी मुद्दा हो जाता है। यहाँ तक कि लोकल पंचायत में भी आज बाहुबली, धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। चुनाव में जिस तरह से गंदी राजनीति हो रही है, ये पूरा निचला स्तर में तक फैल चुका है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना होगा, सिर्फ बड़ाई करने से नहीं होगा। पंचायती राज सिस्टम का जो उद्देश्य था वो काफ़ी हद तक पूर्ण हुआ है। महिलाएं सशक्तिकरण हुई है, महिलाएं आगे आई है। आज कई राज्यों में 50% तक उनकी सीटें रिजर्व कर दी गई है। लेकिन सिर्फ सीटें रिजर्व करने से क्या उनका सशक्तिकरण हो जाएगा? इस पर सोचना होगा। अगला क्वेश्चन है फेडरल फीचर से। तो इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट फेडरल फीचर। ध्यान रहे, नॉट फेडरल फीचर। संघीय व्यवस्था का कौन सा लक्षण हमारे संविधान में जिक्र नहीं किया गया है? इसमें से मतलब इसमें से कौन कौन संघीय व्यवस्था का नेचर नहीं है? आपको पता होना चाहिए फेडरल सिस्टम के बारे में। पहली बात, संघात्मक व्यवस्था का सीधा अर्थ होता है केंद्र और राज्यों के बीच एक सुखद संबंध। केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करे, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण ना करे। अगर ये सुंदर बैलेंस है तो उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। हम लोग कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करते, क्योंकि हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था को फॉलो नहीं करता है, पार्शियल संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल, ठीक है। तो क्वासी फेडरल के जो फीचर्स है वो नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। आपको सिर्फ और सिर्फ संकल्पना ये सोचना है कि फेडरल फीचर्स नहीं है, तो आपको जान लेना है कि वैसी सारी विधि जो राज्यों के क्षेत्रों को अतिक्रमण करने का अनचाहा उद्देश्य भी अगर उसमें दिख जाए तो वो फेडरल सिस्टम नहीं है। तो लेट्स से द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट इजिली अमेंडेबल, इज इट नॉट फेडरल फीचर? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटर्न हो जिसको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सके। दूसरा है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट इन राज्यसभा, इज इट नॉट फेडरल फीचर और फेडरल फीचर? स्टेट गवर्नमेंट डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम सेंटर, इट्स नॉट फेडरल फीचर।
क्योंकि कहीं न कहीं राज्य अपनी अधीनता दिखा रही है। हे भगवान! हे मेरे भाई बाप! मेरी मदद करो। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है ना? चलिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन अगर स्टेट में होगा, तो कहीं न कहीं ये फेडरल सिस्टम को बिता रहा है, तो 2 को छाँटिए। यहाँ 2-3 ये तो आंसर ही गलती दिया है। देखिए, डिवीजन ऑफ पावर्स स्टेबलाइज्ड बाय Constitution as well as the supremacy of the Constitution can be maintained only and only if the method of its amendment is reduced. ये जो संविधान की जो संरचना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आसानी से ना बदला जा सके, अगर उसमें संशोधन आसानी से ना किया जा सके, तो कहीं न कहीं ये वास्तव में एक कठोर फेडरल सिस्टम की बात करता है। ठीक है? Constitution is rigid to that extent that those provisions which are concerned with the federal structure. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा वो निश्चित रूप से फेडरल स्ट्रक्चर को बलवती करेगा, मजबूत करेगा। यहाँ तक कि आपको ये भी याद रखना होगा कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यों का, अगर वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में बराबर बराबर हो, समान संख्या में हो, तो ये फेडरल सिस्टम को क्या करेगा बताइए? मजबूत करेगा यार। सीधी सी बात है, केंद्र और राज्य दोनों बराबर बराबर भूमिका निभा रहे हैं ना। स्टेट गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेंटर। ये सेंटर से डिराइव नहीं करता, बल्कि स्टेट से डिराइव करता है। द स्टेट्स आर द रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन का नेचर कुछ और था और ऑप्शन कुछ और दे दिया, इसलिए काफ़ी कंफ्यूजन हो गया आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, इट शैल बी endeavor of every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. ये क्या है? मतलब राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम प्राइमरी लेवल में मातृभाषा में शिक्षा हो, इसको बढ़ावा दिया जा सके, सरकार ऐसी कोशिश करे। ये सब डीपीएसपी है भाई, डीपीएसपी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए, इट इज ए फॉर्म ऑफ डीपीएसपी अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूडेड पार्ट 4। आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी का जो जिक्र है वो भाग 4 में किया गया है 36 से 51 तक में, लेकिन 36 से 51 तक में कुछ ऐसे मामले भी हैं जो उससे बाहर रखे गए हैं, लेकिन वो भी डीपीएसपी की तरह कार्य करता है। तो देयर आर सम डायरेक्टिव कंटेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन which is not the part of 36 to 51 but it is DPSP। जैसे कि मदर टंग में शिक्षा की बात हो, आर्टिकल 350 सब क्लोज ए में कहा गया है भाग 17 में कि मदर टंग इज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हैंस आप कह सकते हैं कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिफिकेबल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं राज्यों पर एक दायित्व तो बोध कराता ही है, नैतिक दायित्व, मॉरल डाउट। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर डीपीएसपी जो है वो वास्तव में संविधान की आत्मा है। क्यों? क्योंकि अगर डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में राज्य यानी सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा। तो एक तरह से मॉरल ड्यूटी तो बन ही जाता है, भले ही ये आर्टिकल 37 में स्पष्ट रूप से कहता है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, बट ये मान के मत चलिए कि नॉन जस्टिसेबल है तो इस पर कुछ काम ही नहीं होगा। सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चुनाव में, और उस बात को ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी को हम लोग लगातार निरंतर देख रहे हैं कि इसको अभी मतलब पावरफुल बनाया जा रहा है, राज्य कल्याणकारी होती चली जा रही है, अनेक कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हाउएवर भी 1991 में हम लोग एलपीजी को अपना लिया, पर इसका मतलब थोड़ा है कि हम लोग समाजवादी जो कॉन्सेप्ट था उसको निगल लिए, खा गए, या हम लोग अब समाजवादी रहे ही नहीं। हमारा समाजवादी और मार्क्स का समाजवादी कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है। हम लोग आत्मिक रूप से समाजवादी हैं, दिखावटी रूप से नहीं। हम लोग क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम लोग समाज में परिवर्तन धीरे धीरे चाहते हैं।
द पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, पार्डन पावर। पावर ऑफ द पार्डन, जो शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को ये जो मिलता है, वो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के काम करना पड़ता है। किसी को माफ़ करना है, किसी को सज़ा देना है, आई मीन सज़ा माफ़ करना है, कम करना है, उसकी स्वरूप को बदलना है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर्स इन ऑल केसेस where the punishment or sentence is for an offense against any law relating to a matter which the executive power of the union extend. The original constitution has provided a small window for judicial review of the pardon power of president for the purpose of ruling out any arbitrariness. देखिए, राष्ट्रपति को शुरुआत में मतलब पूछा जा रहा है कि क्या शुरुआत शुरू से ही, जब से संविधान बना था तब से ही मतलब जुडिशियल रिव्यू दे दिया गया था कि राष्ट्रपति अविवेकपूर्ण तरीका से, आर्बिट्रीनेस से किसी को भी सजा माफ कर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये शुरुआत में ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति के पार्डन के मामले को लेकर चुनौती जो था वो जुडिशियल रिव्यू की बात जिसमें कर रहे हैं, वो शुरुआत में नहीं था। चलिए आंसर बताइए। 3 गलत है, बस वही बता दिया आपको मैंने, 1 और 2 सही है। तो प्रेसिडेंट को जो पावर दिया गया है वो आप जानते ही हैं कि पार्डन की शक्ति जो है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति का पार्डन का शक्ति वो विवेकाधिकार नहीं, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह और मशवरा पे काम करना पड़ता है। जैसे कि सेंटेंस, चाहे कोर्ट मार्शल हो, चाहे मृत्यु का सजा हो जाए, डेथ सेंटेंस क्यों न दी जाए, उसको माफ करने का शक्ति है। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट या सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, मतलब जहाँ तक कार्यकारी शक्ति, खास करके केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति है, जहाँ तक उसकी शक्ति जाती है, जहाँ तक उसका क्षेत्र जाता है, उस पर से रिलेटेड किसी भी मामला में अगर कोई पनिशमेंट हो या सजा दी गई हो, उसको माफ करने का शक्ति रखता है। इन द ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ, दिस पावर ऑफ द पार्डन शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली एंड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान रहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अलावा ये नहीं हो सकता है। हालांकि अब ये बात ध्यान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है खास करके पार्डन को लेकर, उसमें संविधान मौन है। गवर्नर का भी एक्सरसाइजिंग को लेकर संविधान मौन है। बट इन द सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ईपुरु सुधाकर केस, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का पार्डन को लेकर ईपू सुधाकर नामक एक केस है, जिसमें ये बताया गया है कि एक स्मॉल विंडो तो होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू का पार्डन पावर को लेकर, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे गवर्नर का हो, ताकि ये जो पार्डन पावर है वो मनमाना ना हो जाए, आर्बिट्रेस ना हो जाए। With the reference to the procedure of amendment of the Constitution as laid down in the Article 368, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब हम संविधान के अमेंडमेंट में आ गए हैं। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए, संविधान का अमेंडमेंट का सीधा मतलब होता है संविधान में बदलाव। संविधान में बदलाव, संविधान की स्ट्रक्चर में बदलाव, उसके आर्टिकल में बदलाव, नया चीज़ जोड़ना, पुराना चीज़ हटाना, यथास्थिति रखना, ये संसद को पावर दिया गया है। ध्यान रहे ये बात, केवल संसद को, राज्य विधानसभा को नहीं दिया गया है। और आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार से अमेंडमेंट किया जाता है, एक बहुमत और एक विशेष बहुमत। और एक जो ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होता है ना, वो 368 के तहत आता ही नहीं है। तो लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। मैंने इतना बता दिया। अब भाग किस भाग में है बताइए जरा सा, भाग 20 में है क्या अमेंडमेंट? देखिए, पहला क्वेश्चन था, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो इनिशिएशन है, मतलब इसकी जो अमेंडमेंट करने की जो पावर है, वो इसकी जो अगर बात हो उठी तो ये केवल और केवल संसद से ही हो सकती है शुरुआत। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर
एंड नॉट बाय द प्राइवेट मेंबर। आपको पता होना चाहिए मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट मेंबर मंत्री को छोड़कर जितने भी होते हैं ना, सबको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। और जो मंत्री बन जाता है, किसी प्रकार का उसको पोर्टफोलियो मिल जाए, चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, किसी प्रकार का उसका पोर्टफोलियो है, दे आर ऑल कॉल्ड मिनिस्टर्स। तो उनके द्वारा जो बिल लाया था उसको हम लोग मिनिस्ट्री, और जो बाकी और भी कोई सदस्य हो, जो एमएलए आई मीन एमपी तो हैं लेकिन मेंबर नहीं है, आई मीन मिनिस्टर नहीं है, तो उनके द्वारा जो बिल आया था उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। और वो जनरली पास होता नहीं है। ठीक है। पूरे भारत के इतिहास में 75 साल हो चुका है, 14 से 15 को अब तक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। ठीक है। वो भी 87 के बाद अब तो एक बिल भी पास नहीं हुआ है। तो प्रायर कमीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो संविधान के अमेंडमेंट में क्या राज्य विधानसभा की किसी भी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है किसी भी संविधान संशोधन में। यहाँ पर थोड़ा सा आप फंस जाइएगा। इनकरेक्ट पूछा, ध्यान रहे। तो चौथा तो इनकरेक्ट हो गया, दूसरा सही है कि नहीं है बताइए। दूसरा भी गलत हो गया, तो आंसर और प्रायर परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 तो ऐसे छाटिए आप, 3 3 खत्म, 2 और 4 आंसर हो गए। The procedure for the amendment of the Constitution is laid down in Article 368. The amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in the either house of the Parliament, not in the state legislature. Okay, हमने बता दिया इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। The bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president. प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इस बिल को या तो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में या फिर मंत्री के द्वारा लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस। ध्यान रहे, दोनों संसद के दोनों सदस्य सदन के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए, ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात है, और सेपरेटली पास होना चाहिए। और मेजोरिटी कितना होना चाहिए? दैट इज मोर देन 50%। स्पेशल मेजोरिटी की बात हो रही है, मोर देन 50% ऑफ किसका? टोटल मेंबरशिप ऑफ दिस हाउस। जितना जो भी हाउस है उसका टोटल, उसका आधा से ज़्यादा, और साथ ही साथ जितने लोग उपस्थित हैं और वोटिंग में प्रेजेंट है उसका 2/3। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेंबर उस हाउस का अनिवार्य है, तब जाके वो बिल दोनों सदनों से अगर ऐसा होकर गुजरता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति बेचारे सिग्नेचर मारेंगे ही, क्योंकि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, इसको लौटा तो बिल्कुल नहीं सकते वो। Each house must pass the bill separately in case of disagreement। अगर मानते हैं बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाए, जैसे जनरल बिल में होता है, और उसके बाद 6 महीने तक अगर स्टैंड हो जाए, तो उसके लिए स्पेशल, मतलब आपको पता होना चाहिए, संयुक्त बैठक हो सकता है। लेकिन इसमें कोई जॉइंट सेशन का कोई, मतलब जॉइंट सेटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल। पास करने का कोई तरीका नहीं है, तरीका एक ही है, दोनों सदनों के द्वारा स्पेशल बहुमत से अलग अलग पास होना चाहिए। और इसकी कोई समय सीमा है? ये क्वेश्चन बन सकता है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि एक ही सेशन में पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इफ द बिल सिक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर संविधान संशोधन जो हो रहा है, अगर वो बिल अगर फेडरल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का विघ्न और बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, उसमें परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको स्टेट के लेजिस्लेटर के 50% सदस्यों का हामी होना जरूरी है। तो लिख दिया है, इट ऑल्सो मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय ए सिंपल मेजोरिटी। ध्यान रहे, सिंपल मेजोरिटी, दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। बस वही है, sorry। After duly passed by both the houses of the parliament and ratified by the legislature where necessary, जहाँ जरूरत हो, the bill is presented to the president for assent। हाँ, यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज assent टू द बिल। अपना assent देंगे ही कैन नीदर विदहोल्ड, ना तो वो बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और
ना ही रिटर्न कर सकते हैं कंसिडरेशन करने के लिए कि फिर पर पुनर्विचार कर लीजिए। नो नो, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रिकंसिडरेशन। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। बिल कानून बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा स्पीकर के बारे में। देखिए, बहुत बुरी बात है या फिर कह सकते हैं गंभीर मुद्दा है कि हमारे 19 में चुनाव के बाद 19, 20, 21, 22, 23 4 साल लगभग लगभग होने चला। अगर जुलाई में चुनाव हुआ था या जून मई में, उसके बावजूद भी लोकसभा में स्पीकर का चुनाव तो हो गया, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ। तो उसके संबंध में यूपीएससी प्रश्न पूछी थी, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से संबंध में। अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा जो है, वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो किस किस कमेटी का चेयरमैन होता है। मतलब एक्स ऑफिसियो जिसको बोलते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का, या फिर प्राइवेट मेंबर बिल्स का। यह कमेटी ऑन द एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सीटिंग ऑफ द हाउस सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें तो आप जानते ही हैं कि रूल बनाने की प्रथा जो है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बात है, चलिए आंसर बी लगा दीजिए और कुछ नहीं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक, दूसरा रूल्स कमेटी दो, तीसरा जनरल पर्पस कमेटी तीन। इसकी एक्स ऑफिसियो होता है वो। लोकसभा जो होगा ऑटोमेटिक चेयरमैन हो जाएगा। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है तब अलग बात है कि वो राज्यसभा का सभापति हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगला प्रश्न है जियोग्राफी से। लेट्स स्टडी अबाउट जियोग्राफी इन डिटेल विथ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस। Let's see first question. Consider the following statement. The Deccan Plateau receives heavy rainfall throughout the year as it falls on the windward side of the major hills of central and southern India. ये जो डेक्कन प्लेटो है, जो दक्षिण भारत का जिसको हम प्लेट बोल सकते हैं, वो बहुत भारी वर्षा प्राप्त करता है थ्रू आउट द ईयर, सालों भर। इसलिए क्योंकि ये विंडवर्ड साइड में पड़ जाता है, दोनों हिल्स, मतलब इस जितने भी हिल्स है सेंट्रल इंडिया में और सदर्न इंडिया में, उसके विंडवर्ड साइड में पड़ता है। इसलिए द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज मेड ऑफ ग्रेनाइट रॉक। जो हिमालय जो बना था, टेटिस सागर जब उसके बीच में फंसा हुआ था, जब यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट आपस में टकराई थी और टेटिस सागर का सारा मलबा जो है चिपट गया था और हिमालय का निर्माण कई परतों में हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा, नीचे अरावली है, उसके ठीक मिड हिमालय है, उसके बाद उसको ग्रेट हिमालय है, उसके बाद बाह्य हिमालय है। वो जो लेयर बना था, तो उसमें पूछा गया है कि जो कोर बना है, जो कोर मतलब सबसे जो अंतिम सिरा है, जो अंदर का मटेरियल है हिमालय का, ग्रेट हिमालय का, क्या वो ग्रेनाइट के रॉक से बना है? चलिए, बहुत ही ईजी प्रश्न है। मेरे ख्याल से हिमालय वाला तो सही ही है, और ए का आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये बी सही है, ए नहीं है, क्योंकि वो विंड वार्ड नहीं, बल्कि हिंदी में बोलते हैं ना पवन विमुख और पवन अभिमुख, तो पवन अभिमुख मतलब पवन के दिशा की तरफ। तो डेक्कन प्लेटो एक ट्रायंगुलर शेप का प्लेट है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ। किस किस से? तो विंध्य पर्वत है, इसके नॉर्थ में विंध्य पर्वत है, ऊपर तो विंध्य है, और अगर आप देखिएगा नीचे वहाँ से लेके ईस्ट ईस्ट साइड, ईस्ट और वेस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, ट्रायंगुलर प्लेट है एक तरह से। डेक्कन प्लेटो क्या है वास्तव में? इधर 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 ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ऊपर विंध्य पर्वत, तो यही है एक तरह से त्रिभुजाकार। ये रीजन जो है ना, एक सेमी एरिड रीजन है। भारी वर्षा प्राप्त वाला एरिया नहीं है, बल्कि सेमी एरिड रीजन है, क्योंकि ये लीवार्ड साइड में पड़ता है। दोनों घाट के लीवार्ड साइड में पड़ता है भाई, क्योंकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के लीवार्ड साइड में पड़ने के कारण यहाँ वर्षा जो होती है कम होती है। मच ऑफ द डेक्कन इज कवर्ड बाय थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट scattered with small region of deciduous broadleaf forest। मतलब ये छिटपुट घास के मैदान है यहाँ पर, कांटी झड़ीली, और कहीं कहीं मतलब डेसिडियस पत्ता वाला जंगल है। क्लाइमेट इज डेकन रेंज फ्रॉम हॉट समर और मिड विंटर, मतलब लगभग लगभग जैसे जैसे आप अगर
सवाना के जंगलों में जाइएगा तो वही वाला हाल है। ग्रेटर हिमालय जो बना था वो कोलिजन दो कंटिनेंट प्लेट के आपस में टकराने से बना था, जिसको हम बताया मैंने। एक प्लेट था इंडियन प्लेट, दक्षिण वाला इंडियन था, और ऊपर था यूरेशियन प्लेट। दोनों टकराया ना तो हिमालय बन गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो अनेक प्लेटों से मिलकर बना है, और वो उसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है ना वो ग्रेनाइट का बना होता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन ग्लेशियर है, और ये पार्ट है किसका? जास्कर का, शिवालिक का, काराकोरम का, लद्दाख का। तो ये काराकोरम रेंज में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर इज द पार्ट ऑफ वर्ल्डेस्ट लॉन्ग माउंटेन ग्लेशियर, द पार्ट ऑफ विच ऐसे काराकोरम रेंज। यू नो अबाउट दैट सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर है, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, और ये पड़ता है काराकोरम रेंज में। इसमें आप लगभग लगभग मान के चलिए ढेर सारी स्ट्रीम निकलता है यहाँ से, और ये 50 मिलोंग नुब्रा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ सियोक विच इज ए पार्ट ऑफ इंडस रिवर। सियोक जो कि नुब्रा, सायोक, ये सब इंडस रिवर का सिस्टम का क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेस इन माउंटेन आर यूजली कूलर देन प्लेसेस ऑन प्लेन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आप जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं, खास करके कुल्लू, मनाली, शिमला, ऊटी, माउंट आबू, ये सब जो स्थान है ऊंचाई पर बसे हुए हैं, ये ठंडा क्यों होते हैं हमारी धरती की तुलना में? आई मीन धरती मतलब सब तो धरती में है, लेकिन आगरा की तुलना में, दिल्ली की तुलना में, फ्लैट भूमि की तुलना में वो ज़्यादा ठंडा क्यों है? इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ेंगे ना तो वैसे से जो एयर की जो कंसंट्रेशन है, आई मीन जो थिकनेस है, वो घटती चली जाती है। और जब एयर की जब थिकनेस घटती चली जाएगी तो सूरज का जो प्रकाश है उसको क्या करेगा बताइए? हवा जो है कमजोर पतला हो जाएगा। तो लिखा वही है, थिन एयर ऑन द माउंटेन्स, इसी कारण वहाँ ठंडा होता है। डेंसिटी ऑफ एयर रिड्यूसेस विद एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है घनत्व, हवा का घनत्व घटता चला जाएगा। एंड सो इट इज एबिलिटी ऑफ टू ट्रांसफर द हीट दैट द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन। तो अब सोचिए, आपको पता होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए सूरज का जो प्रकाश आता है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, और वो आता है धरती पर टकराता है, धरती के वातावरण को गर्म करता है, लेकिन धरती के वातावरण को गर्म करने में सिर्फ उसका योगदान बहुत कम है। लेकिन जो पृथ्वी को गर्म करती है, जो शॉर्ट वेव्स, वो जो वापस टकरा कर पृथ्वी से लौटती है, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, उसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन चूंकि वातावरण जितना घना होगा, वायुमंडल जितना घना होगा, सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। आने वाली इनकमिंग रेडिएशन को तो प्रवेश करने दे दिया, लेकिन लॉन्ग वेव जो धरती से टकरा कर जाएगी वो उसको भेद नहीं पाती है, तो वो ट्रैप हो जाती है धरती के वातावरण में, जिसके कारण जो नीचे का जो इलाका है वो काफ़ी मतलब वेल एडजस्टेड, मतलब ठीक ठाक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है ना तो डेंसिटी घटती जाती है एयर का, और वो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो पृथ्वी से लौट रही है उसको चीर कर वो आगे निकल जाता है, और ऊपर का वातावरण ठंडा हो जाता है। यही कहानी मैंने बता दी आपको, अब सुन लीजिए ये कहानी। द एटमोसफियर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड बाय सन, ध्यान रहे, but by the air that is in contact with the earth. So, thin air reduces the warming potential in the mountains. The temperature decline with the gain in altitude. For example, आगरा एंड दार्जिलिंग दोनों सेम लेटीट्यूड पे है, बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा 16 डिग्री, जबकि आप दार्जिलिंग में चलिए तो 4 डिग्री मिलेगा आपको। अब आते हैं मेघालय प्लेटो के बारे में। मेघालय प्लेटो या प्लेट हाईली इरोडेड सरफेस एंड सम प्लेसेस आर डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। कहीं कहीं तो भूमि पर जंगल है ही नहीं, वेजिटेशन है ही नहीं, पादप जंतु है ही नहीं। काहे नहीं है भाई? ये प्रॉब्लम, ये प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है इसका मेघालय प्लेट पर? It is disturbed by frequent plate movement. It receives maximum rainfall in the monsoon. It is containing radioactive minerals. It is the major volcanic zone. लो बताओ मेघालय प्लेटो के बारे में।
मैक्सिमम रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द मानसून। द एरिया जो है ना वो बहुत भारी मात्रा में, चूंकि मेघालय मानसून में ही पड़ता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा भयानक वर्षा होता है। लगभग लगभग 1200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा हो जाती है। ठीक है, और वो भी घनघोर बारिश होती है। दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून से जो वर्षा जाती है, इससे क्या होता है ना, मेघालय प्लेटो बहुत ही घिसता चला गया, इरोडेड होता चला गया। और इतना इरोड हुआ कि सारी की सारी जो भूमि है उसमें जो मट्टी थी सब बह के चली गई। चेरापूंजी डिस्प्लेस ए बेयर रॉकी सरफेस। परमानेंट वेजिटेशन यहाँ से खत्म हो गया, इतना भारी बारिश हुआ। मतलब सीधा सा बारिश का रोल पॉजिटिव भी होता है, लेकिन अगर बहुत जरूरत से ज़्यादा हो जाए, जैसे 1200-1300 सेंटीमीटर लगातार बारिश हो और भारी मात्रा में और लंबे समय तक हो, तो वहाँ का जो जमीनी इलाका है, जो मिट्टी है, मिट्टी का भारी जो मात्रा है वो सब गल 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 खत्म हो गया। Which of the following is the major differences between the soils found in peninsular India and northern India? जो दक्षिण भारत का या फिर कहे तो पठारी इलाकों का जो भूमि है और जो नॉर्दर्न भूमि है, आई मीन उत्तर भारत की जो मिट्टी है, उसमें बीच में आपको अंतर ढूंढना है। Soils of peninsular India are highly productive, whereas northern Indian is largely alkaline and unproductive. Yeah. Just opposite. Soils of northern India are volcanic origin, whereas that of the peninsular India is that of geosyncline origin. चलिए इसका बहुत ही आसान सवाल। Soils of peninsular India are mainly formed by decomposition of rock in situ, whereas that of northern India is mainly by depositional work. कौन सा सही है? तो सी सही है, और कुछ। द सॉइल्स ऑफ पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीप भारत, ठीक है, इंडिया, बहुत प्रकार के रॉक है यहाँ पर। तो सॉइल्स ऑफ जो पेनिनसुलर इंडिया आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, ये रॉक के डिकम्पोजिशन से, गलन से बना है, लगातार क्षय होने से बना है। ठीक है, डिकम्पोजिशन से, सेडिमेंशन से नहीं बना है, डिकम्पोजिशन से बना है। या तो डिकम्पोजिशन डायरेक्टली फ्रॉम द अंडरलाइंग रॉक से हुआ है, मतलब जो धरती का अंदर जो रॉक है उसका लगातार डिकम्पोजिशन होता चला गया। सॉइल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर ट्रांसपोर्टेड एंड रीडिपोजिटेड। एक तो ट्रांसपोर्टेड हुआ, फिर रीडिपोजिटेड हुआ, लगातार डिपोजिट होता चला गया टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, एंड आर नन एज ए सेडिमेंट्री रॉक्स या सीडेंट्री रॉक्स। Alluvial soils are formed mainly due to silt deposited by the Indo-Gangetic Brahmaputra river। ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो बाढ़ वाला जो मैदान होता है उसमें जमा दिया गया है। कोस्टल रीजन सम जैसे कि एलुवियल डिपोजिट है ड्यू टू द वेव एक्शन, वहाँ पर थोड़ा सा डिपोजिट होता चला जाता है, एलुवियल डिपोजिट होता है क्योंकि वहाँ पर नदियाँ अपना अपना काम करते रहती है। और रॉक्स ऑफ हिमालय, हिमालय की चट्टानें जो है वो parent material है, thus the parent material of these soils is transported origin. Consider the following statement regarding the vertical distribution of salinity. You know about the salinity? Salinity nothing but the percentage, कह सकते हैं 1000 ग्राम में कितना परसेंटेज है लवण का, अशुद्धि का, इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, तो लवणता जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो salinity at a surface decreases by the loss of water to ice, loss of water to ice। जैसे जैसे वाटर इवोपोरेट होगा या फिर जम जाएगा तो सैलिनिटी जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सैलिनिटी एट द डेप्थ इज वेरी मच फिक्स्ड बिकॉज देयर इज नो वे दैट वाटर इज लॉस्ट और साल्ट इज एडेड। हेलोक्लाइन इज ए डिस्टिंक्ट जोन वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज। हेलोलाइन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो सब सही है क्या? या ऑफकोर्स 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है। सैलिनिटी जो है ना वो चेंज करता है गहराई के साथ, बट जो चेंज होने का जो तरीका होता है ना वो डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द सी, वो सी कहाँ पर है, कंटिनेंटल सी है कि एक्सटर्नल सी है, उस पर डिपेंड करता है। सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेज बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस।
जैसे जैसे पानी बर्फ बनेगा सैलिनिटी जो होगी ना वो इंक्रीज करती जाएगी, या फिर एवेपोरेशन ज़्यादा हो तो भी इंक्रीज करेगा, या फिर डिक्रीज हो उस पर कोई फ्रेश वाटर अगर मिल नहीं रहा है तो भी वो सैलिनिटी को बढ़ा देगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो सैलिनिटी होता है वो डेप्थ में जो होता है ना लगभग लगभग फिक्स होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का पानी का खोने का, पानी का मिलने का कोई तरीका ही नहीं है। देयर इज ए मार्क डिफरेंस इन सैलिनिटी बिटवीन द सरफेस जोन एंड डीप जोन। तो सब जो सरफेस है सबसे ऊपर और सबसे नीचे के बीच एक डिफरेंस हो जाता है सैलिनिटी का, ठीक है। द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबव द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर। तो जो सैलिनिटी जो बहुत कम है वो ऊपर रहेगा और जो हायर डेंसिटी वाला रहेगा वो लोअर रहेगा, नीचे होगा। सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद द डेप्थ, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाइएगा सैलिनिटी बढ़ेगा। और देयर इज ए डिस्टिंक्ट जोन कोल्ड होलोक्लाइन, जहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसको हेलोक्लाइन जोन बोलते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक तो बहुत चर्चा में भाई, बहुत दुखद स्थिति है कि बहुत से लोग की जान चली गई। तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया और भूकंप का एक श्रृंखला आया जिससे पूरी धरती ही सहम गई। अब ये अर्थक्वेक के बारे में तो जानकारी आपको होना चाहिए तब। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन लिथोस्फीयर। क्या केवल लिथोस्फीयर में ही अर्थक्वेक होता है? डेंसर द मटेरियल लोअर इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। मटेरियल जितना पतला होगा वेलोसिटी जो होगा अर्थक्वेक का उतना ही कम होगा। सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। सोचिए बताइए। पहला बात तो ऐसे छाट दीजिए, एक खत्म, तो सीधा सीधा आंसर आपको मिल गया। दो और तीन सी कैसे दे दिया यार? सही है। जितने भी नेचुरल अर्थ, ध्यान रहे अर्थक्वेक की बात नहीं पूछा, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक। अगर वो नेचुरल हो तब वो लिथोस्फीयर पे ही टेक प्लेस करेगा। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक, जितने भी प्राकृतिक भूकंप है वो सभी के सभी लिथोस्फीयर में ही आएंगे। अब ये लिथोस्फीयर जो है वो धरती का जो अलग अलग जो पार्ट है, आई मीन तीन पार्ट है स्पेशली, भूपर्पटी, बीच में मेंटल और फिर क्रस्ट। तो दो परतों के बीच में जो गैप होता है उसको लेथोस्फीयर बोलते हैं। वो भी भूपर्पटी और मेंटल के बीच में जो छोटा सा जो एक मार्जिनल है वहीं पर सारा भूकंप अगर आएगा तो वो नेचुरल अर्थक्वेक होगा। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है, एक बॉडी, दूसरा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो होता है ना वो जनरेटेड होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस। जिस बिंदु से भूकंप पैदा होता है उसको फोकस करते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज करता है ना उसको बॉडी वेव्स बोलते हैं। एंड वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, धरती के चारों दिशाओं में फैल जाता है बॉडी वेव्स, बूम। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस, और वही बॉडी वेव्स जो है ना वो बागल वाले सरफेस से, रॉक से आपस में क्या करता है, इंटरेक्ट करने लगता है और उसके बाद एक नया सेट ऑफ वेव्स पैदा कर देता है। जैसे बॉडी वेव्स निकला और वो सरफेस से जाकर टकराया और सरफेस से जैसे टकराया और एक नया वेव की उत्पत्ति हो जाता है, सेकेंडरी वेव्स कहिए उसको या सरफेस वेव कहिए, और सरफेस वेव फिर आगे बढ़ता है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज द ट्रेवल थ्रू द मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। अलग अलग डेंसिटी, चूंकि धरती का डेंसिटी तो अलग अलग है। ध्यान रहे डेंसर द मटेरियल, जितना ज्यादा डेंस होगा मटेरियल स्पीड उतना बहुत ही भयानक होगा, हायर वेलोसिटी होगा। सरफेस वेव जो है ना वो बहुत ही लास्ट रिपोर्ट में होता है। सरफेस वेव जो होता है ना वो सिस्मोग्राफ में अंतिम में दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। दिस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये जो है ना पत्थरों को डिस्प्लेसमेंट करते हुए आगे बढ़ता है और कैलप्स करता है बहुत भयानक स्ट्रक्चर को। जबकि बॉडी वेव्स का उतना खतरनाक प्रभाव नहीं होता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। लेकिन सरफेस वेव जो होता है ना वो चट्टानों को चीरते हुए आगे निकलता है और वो हिलाते हुलाते एकदम आगे बढ़ता है कंपन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर at which
एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, मतलब ड्यू पॉइंट के बारे में, ओस बिंदु जिसको ओसांग कहते हैं, ओसांग पॉइंट, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर वेपर सैचुरेटेड हो जाए वाटर वेपर के साथ। ड्यू पॉइंट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब ड्यू पॉइंट आपको बता रहा है कि वातावरण में नमी है। हायर ड्यू पॉइंट देयर विल बी लेस मॉइस्चर इन द एयर, मतलब जितना ज़्यादा ड्यू पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वो कम से कम मॉइस्चर को इंडिकेट करेगा। कौन सा सही है? कोसांग के बारे में, ओसांग बिंदु के बारे में जानकारी है आपको? चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, ए इज द राइट आंसर। ड्यू पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड, ओके, विद द वाटर वेपर। वातावरण में क्या है? नमी है। नमी मतलब वाटर वेपर, वाष्प है। जिस पॉइंट पर एटमॉस्फेयर जो है, जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर वाटर वेपर के साथ क्या हो जाए? सैचुरेटेड हो जाए। व्हेन इट इज कूल्ड विथआउट, जब वो ठंडा होगा, विदाउट चेंजिंग इट प्रेशर, और वेपर कंटेन a given volume of air containing much water vapor has higher dew point than those the same value of drier air। इसका मतलब ड्यू पॉइंट जो होता है, जिसमें जितनी नमी उतनी ज़्यादा ड्यू पॉइंट। Thus, the dew point gives an indication of the humidity in meteorological department. Dew point is applied, for example, in predicting the height of the base of the certain types of clouds. Higher the dew point, means there will be more moisture in the air. ड्यू पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, मॉइस्चर की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है मिड अटलांटिक रीच, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस और डाइवर्स। देखिए प्लेटें जो होती है ना, गति करती है। हमारे पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उसमें 7 मेजर प्लेट है और कई अन्य प्लेटें हैं, और ये हमेशा रेंडमली मूवमेंट करती रहती है, कांपते रहती है, सरकते रहती है। 100 साल में 1 सेंटीमीटर सरकती होगी, उसी के कारण भूकंप आता है। और छोटी छोटी प्लेटें तो हैं, तो उसमें से जो सरकना होता है, टकराना होता है, घसना होता है, वो 3 प्रकार से होता है। हो सकता है प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही हो, एक दूसरे की ओर आ रही हो, तो इससे इससे क्या होगा? इसको बोले कन्वर्ज कर रहा है, और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगी। इससे गलन होगा, इससे सड़न होगा, इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, इससे भूकंप आएगा, ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। जबकि डाइवर्जेंट प्लेट जो होती है ना, डाइवर्ज करती है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे जब जब पृथ्वी एक बहुत बड़ा पिंड हुआ करता था, जब उसमें विखंडन हुआ पेंजिया और अंगारा लैंड के रूप में, पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड, गोलमाला लैंड बना, तो वो भी एक प्रकार का क्या था? डाइवर्जेंट ही था। उसका फिर प्लेटें टूटी आगे चलकर, तो फिर अलग अलग महाद्वीप का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अलग हो गए, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग हो गया, अफ्रीका और एशिया से अलग हो गया, एशिया यूरेशिया से अलग हो गया। तो ये सब क्या है? सब डाइवर्जेंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो उसी में एक प्लेट है कि जब मिड अटलांटिक जो रीज बना, अटलांटिक महासागर में जो पर्वत की एक लंबी श्रृंखला है, उसको मिड अटलांटिक रीज बोलते हैं, इस और समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। वो कैसे बना? ये डाइवर्जेंस के बाद बना है। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब होता है जहां न्यू क्रस्ट जो होता है वो जनरेट करता है, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है। The sites where the plates move away from each other, they are called spreading sites. The best known example of divergent boundary is mid-Atlantic ridge. At this, American plate are separated from Eurasian and African plain. यहाँ पर जो है ना, अमेरिकन प्लेट जो है वो सेपरेटेड होता आ रहा है यूरेशियन प्लेट से और अफ्रीकन प्लेट से। Which of the following pair is given correctly matched? Abor Hills, is it in Sikkim? Mikir Hills, is it in Assam? गर्ज जट हिल उड़ीसा में है। एबोर तो पता नहीं, ये आपको 1, 2 और 3 की जानकारी है। एबोर जो है अरुणाचल प्रदेश में, ए से अबोर, ए से अरुणाचल प्रदेश। Which of the following would increase from the surface towards the center of the earth? जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाइएगा, कुआ का बढ़ेगा।
टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। क्या? देखिए, टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा, प्रेशर भी डेफिनेटली बढ़ेगा, डेंसिटी बताइए, सभी बढ़ेगा। और क्या? टेम्परेचर क्या है? वास्तव में एक अज्यूम्ड किया गया है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जैसे जैसे सरफेस के अंदर जाइएगा वो डिक्रीज करेगा टूवर्ड्स द सेंटर, बट डू नॉट कंफ्यूज। देखिए, रेट ऑफ टेम्परेचर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कुछ अलग होता है, रेट ऑफ टेम्परेचर अलग होता है। तो रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा भाई। जैसे मतलब आप 5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस, जो दर है वो अलग बात है, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना। देयर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर। Pressure, just like temperature, pressure is also increasing from the surface toward the center of the earth. Density, due to increase in pressure, presence of the heavier material like nickel, iron towards the center, density of earth layers also get on increasing towards the center. अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर। सेब्रल टेक्टोनिक प्लेट्स क्या क्या है इसके अंदर? फिलीपीन प्लेट्स, कॉक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नजका प्लेट। आपको फिलीपींस प्लेट की जानकारी है, यूरेशियन प्लेट की जानकारी है, रिंग ऑफ फायर में आता है। नाजका प्लेट रिंग ऑफ फायर में आता है क्या? बस यही तो आपको जानना है। फिलीपींस तो आएगा ही। कॉक्सस प्लेट सोचिए कहाँ पर है? यूरेशियन प्लेट होगा? नहीं। नहीं बोल रहा है सारा। 1 2 4, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से छोड़ के सब आएगा। देयर आर, बहुत से प्लेटें हैं पृथ्वी में। देयर आर एरिया अलोंग द सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूडिंग, जैसे कि पैसिफिक प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, जोंडा डी फुका, कॉक्सस प्लेट, नाचका प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट। द मूवमेंट ऑफ these plates or tectonic activity makes the area witness abounded earthquakes and tsunami every year. इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। देखिए रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यूरेशियन प्लेट उसके आसपास सटा हुआ है। फिलीपींस प्लेट यहाँ देख लीजिए, जुंडा दिफुका प्लेट देख लीजिए, बड़ा बड़ा जो प्लेट है ये अपलेचियन यूरेशियन आइलैंड में है। कुरुची जापान, फिलीपाइंस, पैसिफिक प्लेट, कैरेबियन आया प्लेट, ये सब रिंग ऑफ फायर की तहत है। साउथ अमेरिकन प्लेट, नाचका प्लेट, ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर जो है ना, ये रिंग ऑफ फायर है। Consider the following statement regarding along the along much of the Pacific of Ring of Fire, tectonic plates move towards each other, creating subduction zone. Subduction zones are also where most of the violent earthquakes on the planet occur. In the past 50 years, the Indian plate has been stable, has not seen any subduction. Huh. इतना भूकंप आ गया, अभी तक बोल रहा है कि सबडक्शन हुआ ही नहीं। चलिए, आंसर बहुत ही ईजी है, 1 और 2 ही सही है। अलोंग मच ऑफ द रिंग फायर, रिंग ऑफ फायर आप जो समझ ही गए हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव्स ईच अदर्स, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और सबडक्शन जोन्स का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जा रही है और निचला वाला प्लेट जो है गलते जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर एक भूकंप ज्वालामुखी जैसी उद्गारें होने की संभावना बढ़ जाती है। One plate get pushed down or in subducted by the another plate. This is very slow process. इतना slow होता है ना कि a movement of just of 1 or 2 inch per year, 1 और 2 इंच के आसपास जो होता है ना वो सरकता है नीचे, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर, और वो 1 साल में 1 इंच के आसपास। As the subduction happens, जैसे subduction होता है, रॉक जो होता है वो गलना स्टार्ट हो जाता है और वो बन जाता है मेग्मा, और वो धरती के ऊपर की तरफ फाड़ के निकलता है, जिसको हम लोग वोल्कानिक एक्टिविटी बोलते हैं। सबडक्शन जोन्स आर ऑल्सो वेयर मोस्ट ऑफ द वायलेंट अर्थक्वेक
ऑन अ प्लेनेट अकर। सबडक्शन जोन वहाँ भी होता है जहाँ पर वायलेंट अर्थक्वेक आता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए दिसंबर 2004 की 26 दिसंबर नहीं बल्कि 26 जनवरी 2004 जो भूज में आया था अर्थक्वेक along the subduction zone जहाँ की इंडियन प्लेट was subducted beneath the बर्मा प्लेट। बर्मा प्लेट ओ ये 26 दिसंबर 2004 को जो बात हो रही है ये सुनामी की बात हो रही है। वो जो प्लेट था ना इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट सबडक्ट कर गया था क्योंकि सबडक्शन जोन का निर्माण हो गया था वहां पर जिसमें इंडियन प्लेट जो है ना सबडक्ट हो गया था विनीत दी बर्मा प्लेट के नीचे। तो बर्मा प्लेट ऊपर है और इंडियन प्लेट नीचे। तो इंडियन प्लेट के गलन से भयानक सबडक्शन हुआ था और भयानक लहरें उत्पन्न हुई थी 26 दिसंबर को 2004 को। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कास्ट टोपोग्राफी। Such topography occurs only in tropical and temperate environments. Karst topography. More than half of the world's population depends upon water supplied from karst area. चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डी आंसर लगा दीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कास्ट इसका मतलब क्या होता है। पहले एक विशेष प्रकार का टोपोग्राफी है जो मतलब इंडिकेट करता है कि किस प्रकार से केमिकल सॉल्यूशन ने उस रॉक को खा गया है। ठीक है। द टर्म कास्ट इज ए डिस्टिंक्ट टोपोग्राफी दैट इंडिकेट डिजोल्यूशन में घुलना, सड़ना, गलना। ठीक है। अंडरलाइंग soluble rocks by surface water, groundwater, although commonly associated with the carbonate rocks, limestone, dolomite, other highly soluble rocks such as evaporates, gypsum, rock salt can be sculpted into karst terrain. अंडरस्टैंडिंग द केव्स, ये जो आप गुफाओं को देखते हैं ये सब क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग और process of karsting is important because 10% of earth surface is occupied by karst landscape. धरती का 10% तो कास्ट के द्वारा ही, कास्ट बोल रहा हूँ, जाति नहीं बोल रहा, कास्ट लैंडस्केप से घिरा हुआ है। एंड मच एज द क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और लगभग 1/4 जनसंख्या पानी के लिए इसी पे डिपेंडेंट है। Most abounded in humid region where carbonate rock is present. Karst terrain occur in temperate, tropical, alpine, polar environment. सब जगह मिलता है। Which of the following region of the world is are seismically active? मतलब भूकंप के दृष्टिकोण से हाईली एक्टिव कौन कौन है? मिड अटलांटिक रीज, अल्पाइन हिमालय बेल्ट, सेंट्रल अफ्रीका। लगा दीजिए उत्तर आंख मूंद के सब, सेंट्रल अफ्रीका को छोड़कर। एक और दो, सेंट्रल अफ्रीका शांत है, वहां पर कोई सबडक्शन नहीं हो रहा है। सिस्मिक बेल्ट एक नैरो जियोग्राफिक जोन है जहां पर मोस्ट अर्थक्वेक घटित होता है। द मेजर जो मेजर सिस्मिक बेल्ट है, एक तो सरकम पैसिफिक बेल्ट जहां पर पैसिफिक ओशियन एंड अल्पाइन हिमालय ओरोजेनिक बेल्ट। एक तो पैसिफिक ओशियन में हो गया सरकम पैसिफिक, दूसरा अल्पाइन हिमालय ओरोजेनिक बेल्ट जो कि फैला है, मतलब समझ लीजिए मेडिटेरियन से, मिडिल ईस्ट से होते हुए हिमालय से जाके वो इंडोनेशिया में समा जाता है। वेयर इट जॉइन सरकम पैसिफिक बेल्ट, वो फिर जाके वो पैसिफिक बेल्ट से जुड़ जाता है। प्योरली ओशेनिक सेस्मिक बेल्ट लाइज अलोंग द मिड अटलांटिक रीज। जो प्योर अगर ऑर्गेनिक दृष्टिकोण से देखा जाए कोई बेल्ट है सेस्मिक बेल्ट तो वो है मिड अटलांटिक रीज, उसी में है। सिस्मिसिटी of the West and Central Asia is low.
टू मॉडरेट इज नॉर्मल विथ स्टेबल कंटिनेंटल इंटीरियर। क्योंकि अफ्रीका जो है ना वो बहुत स्टेबल है, सेंट्रल अफ्रीका तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का विभाजन तो नहीं है ना, उसमें कोई दो बड़ी चट्टानें आपस में टकरा नहीं रही है, और ना ही आपस में मिल रही है, और ना ही दूर हो रही है। इसलिए आप उसको सिस्मेटिक दृष्टिकोण से भूकंप एरिया नहीं घोषित कर सकते। अफ्रीका में आप देखिएगा भूकंप नहीं आएगा ना के बराबर, सबसे कम संवेदनशील भूकंप के दृष्टिकोण से मध्य अफ्रीका। तो इस वीडियो में मैंने लगभग 70 प्रश्नों को आपको बताया है। आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। लगातार सीखते रहिए, जानते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मकसद है इस वीडियो का। थैंक यू।